रोहित शर्मा। पार्लियामेंट में बहस जोरों से चल रहा है और जनता के बीच भी एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है। उसकी परिणति कल एक कार्यक्रम में हुआ, जहां वोट फॉर डेमोक्रेसी का एक संस्था है जिसने कि इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से चुनाव भारत में हुआ है 2024 का, उसको उकेरा है। उन्होंने कई तरह के दावे किए हैं और उन्होंने सीधे-सीधे चुनाव आयोग को निशाना बनाया है कि अगर चुनाव आयोग ना होती तो भाजपा 161 सीट से अधिक नहीं जीत सकती, नहीं जीत पाती। ये एक दावा है। इस दावों के बहुत सारे आधार हैं। इस चीज़ों के बारे में लगातार मीडिया, सोशल मीडिया मीडिया नहीं सामान्य मीडिया, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। जनता भी इन चीज़ों पर काफ़ी बारीकी से निगाह रख रही है कि आखिर चुनाव में ऐसा कैसे हुआ कि भाजपा जीत गई। बहरहाल जो भी हो, मेरे साथ है दीजिए और इससे हम जानेंगे कि किस तरह से ये 24 का चुनाव कलंकित है भारत के इतिहास में। तो जी बहुत-बहुत स्वागत है समभूमि में आपका। चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन बहसें जारी है जनता के बीच भी। ये चुनाव सही नहीं है, चुनाव आयोग का बेईमानी है, जिस कारण भाजपा जीती है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। 4 जून को रिजल्ट आने के पहले या 4 जून के दिन मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा था कि निष्पक्ष चुनाव होने से भाजपा को 80 से 120 सीटों से ज्यादा नहीं आ सकती। यह सिर्फ एक बौद्धिक कयास नहीं था। पूरे देश भर में जो स्थिति थी और वोटिंग का जो पैटर्न था, उसके अनुसार यह निष्कर्ष बहुत लॉजिकली मैंने निकाला था। हुआ यह है कि जो चीज वोट फॉर डेमोक्रेसी आज बोल रही है, या एडीआर जिसको लेकर आंदोलन है, एडीआर की रिपोर्ट में भी वही चीजें आ रही हैं। पूरा सच वो भी नहीं। देखो, 5 करोड़ 6 लाख वोटों की जब हेराफेरी होती है, तो इसका असर जाहिर सी बात है कि 120 से 150 सीटों पर पड़ रही है। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ 6 लाख वोट की हेराफेरी 343 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, जैसा ये लोग कह रहे हैं। वो हो सकता है कि 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। ये तो शोध का विषय है, या इस पर इंक्वायरी होगी। बड़ा सवाल ये है कि इसी सवाल को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा ने उठाया, और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, सब प्रमाण उठाया, कोर्ट में उठाया। तो जिस समय प्रशांत भूषण ईवीएम के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि 5% वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो जाए, और जो भी होना संभव नहीं है। और उसमें भी ऐसे ऐसे कंडीशन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर ने लगा दिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रिकाउंटिंग के लिए एक कैंडिडेट को कम से 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एक इंडिकेटर थी कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और इस धांधली होने की वजह हम लोग सबको ही जानते हैं। धांधली होने की वजह मोदी का लौटना सुनिश्चित करने के लिए उतना नहीं था जितना कि मोदी को जेल जाने से बचाने के लिए था। नहीं तो आज पूरी कैबिनेट ही जेल जाती, सरकार में होना तो दूर की बात है। इसलिए ये सारी चीजें की गई। अब आते हैं महमूद प्राचा पर। महमूद प्राचा अकेला वो आदमी है जिसने रामपुर से चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। उसने धांधली की वीडियो रिकॉर्डिंग की, स्ट्रॉन्ग रूम में कैसे जो अनऑफिशियल लोग घुसकर जब तब घुसकर ईवीएम से छेड़छाड़ किए, उसके सबूतों को इकट्ठा किया। उनका केस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, लेकिन उनका रास्ता है कि पहले मैं लोअर कोर्ट जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है कि आप लोअर कोर्ट से क्यों नहीं आए। ठीक है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया में उलझा देता है याचिकाकर्ताओं को। तो खैर ये उनका सोचना है। अब जो रिपोर्ट आई है वोट फॉर डेमोक्रेसी में, या
एडीआर की जो रिपोर्ट है, इसके बेसिस पर इन्होंने चुनाव आयोग में ज्ञापन सौंपा है। मतलब ये हुआ कि मैं कातिल से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा खून आपने किस लिए। चुनाव आयोग एक भ्रष्ट और निकम्मी संस्था है मोदी के अंडर में। इसीलिए मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया था ऑर्डिनेंस लाकर। ये अलग बात है कि ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट अपने चरित्र के अनुसार इसे गैर कानूनी नहीं घोषित किया। अगर उसी समय घोषित कर दिया होता तो उस ऑर्डिनेंस का कोई बहुत सारे ऑर्डिनेंस आते हैं सरकार में जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देती है। यह भी एक असंवैधानिक था क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंस, उसकी उपेक्षा की गई। तो और चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था के रूप में जो संविधान ने मान्यता दी है, उसकी स्वायत्तता भी छीन ली गई। तो इसी दो ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी घोषित कर सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है, किसी भी देश में फांसीवाद लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका न्यायपालिका की होती है। यहाँ पर भी एक भूमिका दिखी, जो तथाकथित एंग्री यंग मैन डीवाई चंद्रचूड़ हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब असल मौकों पर सरकार के साथ खड़े दिखते हैं, फासिस्ट लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। यहाँ भी खड़े दिखे, ठीक है। फिर भी एडीआर एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाओं को आज महमूद प्रथा जैसे वकील के साथ मिलकर उनके द्वारा जो ये जमा किए गए तथ्यों को जोड़कर उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस करनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल रहेगा सुब्रतो जी, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी या इन तरह की जो संस्थाएं जो इस तरह काम कर रही है, इनकी कितनी विश्वसनीयता है? इनकी विश्वसनीयता है क्योंकि ये रिटायर्ड सीनियर आईएएस लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। और ये आईएएस लोग मोदी सरकार के लेटरल एंट्री से नहीं आए थे, इन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर आया था और अपनी विश्वसनीयता, अपनी सेवा के दौरान इन्होंने निर्विवाद रूप से स्थापित की है। ये एक रेस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है जो सिटीजन्स हैं और ये है बहुत ही जागरूक विश्वसनीय नागरिक है। इसीलिए इन पर अविश्वास करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखता है और इनका कोई राजनीतिक एजेंडा हो भी नहीं सकता, इसलिए कि ये सब रिटायर्ड लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। इनकी न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न कोई राजनीतिक एफिलिएशन है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस से या शरद पवार से पार्टी से एफिलिएटेड लोग हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता है। अगर विश्वसनीयता की बात को अलग छोड़ दो, अगर इनके द्वारा जुटाए गए फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, कोर्ट की इंक्वायरी में सही साबित होते हैं, तो ये विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, ये कोई मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स आर द फैक्ट्स। तो कोर्ट में जाने से यही होगा ना कि इन्होंने जो फैक्ट्स जुटाए हैं वो कहाँ तक सही है, बात खत्म। किसने फैक्ट जुटाए हैं, उनकी क्या विश्वसनीयता, इससे क्या मतलब है। एक काला हाँ। लेकिन एक सवाल रहेगा सुब्रतो जी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक बिका हुआ है और उसमें वो भी मोदी भक्त, मोदी के चंगुल में फंसा हुआ है, जैसे बोले उसको तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाते भी इशू को अगर हैं, तो क्या निकलने वाला है? देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, फैक्ट्स की अनदेखी कर कोई डिसीजन नहीं दे सकता। जहां बात आती है इंटरप्रिटेशन की, वो एक अलग मसला है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। वहां पर आप धांधली कर सकते हैं, आप सरकार के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया, वो ऑर्डिनेंस कानूनी है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात जहां पर आती है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट धांधली कर सकती है, कोई भी कोर्ट उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन जहां फैक्ट्स है, जैसे मैंने किसी का मर्डर किया और फैक्ट सारे सबूत मेरे पास अगेंस्ट में है, सर्कमस्टेंशियल है, मटेरियल एविडेंस है, आई विटनेसेस है, तो मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जजमेंट कैसे देगी? तो इन लोगों ने जो उठाया है वो तो फैक्ट्स हैं। नहीं, ये मेरा सवाल फैक्ट है। दूसरा है। तो जी मेरा सवाल दूसरा है। मान लीजिए कोर्ट में गए वहां पर और सुप्रीम कोर्ट बोले ठीक है आपकी सुनवाई हम 10 साल के बाद करेंगे, 20 साल के बाद करेंगे, तब तक फिर नहीं गवर्नमेंट नहीं, की कह जितनी सकती है, तो कह क्या? सकती है, कह सकती है, कह सकती है, बहुत सारे मामलों में कही भी है, कह सकती है। सुनवाई करने का अधिकार जो है को सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आज कर सकती है, 10 साल बाद कर सकती है, लेकिन होगा क्या? मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो यही जाएगा ना कि ये सरकार भी गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी सरकार के साथ। आज महाराष्ट्र में क्या मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? जब आप कहते हैं कि सरकार इलीगल है, असंवैधानिक है, फिर भी हम उसे बर्खास्त नहीं कर सकते, तो लोगों में क्या मैसेज किया? आज क्या कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे ग्रुप की शिवसेना और अजीत पवार के साथ वहां की जनता क्यों नहीं खड़ी है? यही कारण है, क्योंकि उनके पास मैसेज चला गया कि ये सरकार गैर संवैधानिक है, लेकिन तो आप सुप्रीम ये कोर्ट कहना चाह की रहे हैं अपनी कि अगर मजबूरियां हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है वहां बहसें होती है या नहीं भी होती है, तो भी ये मैसेज समाज के अंदर जाएगा, देश के अंदर जाएगा कि सरकार असंवैधानिक है, सरकार चुनाव बिल्कुल, धांधली करके आई है और चुनाव आयोग समान है। बिल्कुल। और ये भी मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर संवैधानिक सरकार के साथ खड़ी है। इससे जो बिल्कुल। बुर्जुआ न्याय व्यवस्था है उस पर चोट आएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी। और जब बुर्जुआ ठीक है, न्यायपालिका ये बुर्जुआ ये तंत्र हुआ में, सुप्रीम कोर्ट की देखो, बात है। तो ये बिल्कुल। सुब्रतो जी एक चीज जानना चाह रहे थे कि ये जो चुनाव 4 जून को सारा कुछ निपट गया, जिसको बनना था बन गया, जिसको हारना था हार गए, जो भी हुआ। 4 जून के बाद ये 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद जो चीज चल रही है, 2 महीने के बाद, तो ये पूरी प्रोसेस जो इस संस्था ने एक रिसर्च किया, एक पूरा मतलब तैयार किया, डाटाबेस तैयार किया इन्होंने, और उसे स्थापित करने की कोशिश किया कि ये चुनाव में जो है 161 सीट थी, भाजपा जीत सकती थी, 79 सीट का इन्होंने बेईमानी करके जीता है, चुनाव आयोग की मिलीभगत से जीता है। तो इस रिसर्च का या मेहनत जो तुमने भारी मेहनत किया है, इस मेहनत का रिजल्ट किस रूप में दिखेगा इस सरकार के ऊपर? देखो, सही तरीके से अगर लड़ाई लड़ी जाए तो मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जरूरत इस बात की है कि विपक्षी दल इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इनके साथ खड़े हो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के ध्वस्त होने का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर जब हम उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसने बेईमानी की, जिसे जिसे ध्वस्त हुए किए बगैर ये चीज नहीं हो सकता था, ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता था, यही तो बात है। लेकिन अगर ये बात सिर्फ एडीआर या वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं उठा रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो जो चुनाव आयोग की असफलता है या बेईमानी है, जो कुछ भी कहो, उसकी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा कौन बनाएगा? बिल्कुल। ऑपोजिशन बनाएगा ना। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमने सारे तथ्य जुटाकर आपके सामने रख दिए, अब कार्रवाई आपको करनी है। तो कार्रवाई सिर्फ कोर्ट को नहीं करनी है, कार्रवाई ऑपोजिशन विपक्षी दलों को करनी है। इस पर उनको सड़कों पर उतरना है, इस रिपोर्ट के आधार पर उनको पब्लिक से प्रेशर क्रिएट करना है। ये तो प्रेशर क्रिएट होता है, इसका असर चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, कोर्ट पर होता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप पब्लिक ओपिनियन को ही सरकार के खिलाफ कर दो तो जाहिर है कि कोर्ट भी आपके फेवर में आके खड़ा हो जाएगा। तो ये करना तो दो, हर चीज के दो पक्ष होते हैं ना, एक प्रशासनिक होता है, एक राजनीतिक होता है, एक कानूनी होता है, तीन ही पक्ष होते हैं। तो कानूनी पक्ष पर आप भरोसा कर रहे हैं, प्रशासनिक पर आप उंगली उठा रहे हैं, राजनीतिक पक्ष कहाँ है इसमें? वही तो बोले।
तो जी इसी तरह की घटनाएं आपको एक ट्रंप जब चुनाव लड़े थे उनके सामने आया था कि ट्रंप जो है विदेशी ताकत रशिया के मदद से वो जीते हैं राष्ट्रपति चुनाव। काफी बहसें चली और सब रिजल्ट नहीं निकला, फिर वो बाद में हार गए। तो ये यहाँ पर भी जिस तरह से एक बहस चल रही है, छिड़ा है, चल ही रहा था बहस, तो इसका रिजल्ट क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसकी, क्योंकि अगली सरकार जब बनेगी, चुनाव होगी, उसमें असर दिखेगा या सरकार बीच में गिर जाएगी? देखो अगला चुनाव नहीं होगा, ये सरकार गिर जाएगी, पहली बात तो ये। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सरकार आसानी से गिर जाएगी। क्या करना है मालूम है? सिर्फ राहुल गांधी को जातीय जनगणना बिल लाना है, प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर, उसी बिल पर सरकार गिर जाएगी। मैं एक थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन दर्शकों की सुविधा के लिए बता देता हूँ। एक सिंपल सी बात है, जातीय जनगणना पर प्राइवेट मेंबर बिल आने से वोटिंग होगी संसद में। चूंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनके बिल को स्वीकार करना संसद की बाध्यता है। ओम बिरला जितना भी चमचागिरी करे भाजपा का, उस बिल को आने से रोक नहीं सकेंगे। जब ये बिल आएगी तो इसके फेवर में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तो नीतीश कुमार की राजनीतिक आ रही है आवाज? ठीक है। अगर इस बिल के समर्थन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं रहे, तो इन दोनों की अपने अपने स्टेट में राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। वो अफोर्ड इस नहीं कर विषय सकेंगे। विषय लेट मी पर मैं कंप्लीट। बताऊं, बनाया है सेपरेट वीडियो, आप लिंक पर देख सकते हैं नीचे जाकर के, और मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। हाँ, बताएं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनको इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और आज की स्थिति में मोदी की भाजपा पर मोदी की वो पकड़ नहीं रहेगी जो पहले थी। इसमें क्रॉस वोटिंग भी होगी। भाजपा के भी कई पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सांसद इस बिल के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। सरकार रातों रात गिर जाएगी। इसलिए अगले चुनाव तक तो ये सरकार किसी हाल में चलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इनको सत्ता दखल करने का जो प्रयास मोदी कर रहे हैं या करेंगे एक इमेजिनरी सिचुएशन में, उसको ट्रंप से नहीं, मोदी ट्रंप नहीं है, मोदी हिटलर है। पिछले चुनाव में जो धांधली हुई है, वो हिटलर के चुनाव की धांधली की याद दिलाता है, जिसमें उसने पूरे चुनाव को ही हैक कर लिया था जर्मनी पर अपनी सत्ता को कायम करने के लिए। मोदी उस रास्ते चल पड़ा है। मोदी ट्रंप के रास्ते नहीं चल पड़ेगा। ट्रंप के रास्ते चलना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा है, हरियाणा में विपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा ताकत है, और पश्चिमी यूपी में भी विपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर मोदी अपने समर्थकों के भीड़ जुटाए सो कॉल्ड जन कल्याण मार्ग पर कब्जा करने के लिए, तो उससे ज्यादा भीड़ ये लोग जुटा रहे हैं। दिल्ली इन तीनों स्टेट से जुड़ी हुई, हर जगह की व्यवस्था स्थिति अलग अलग होती है। हम लोग इतिहास में पैरेलल बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, विसंगतियों को का जिक्र किए बिना। समझे ना? मैं इसलिए इस तरह पंजाब के चाइल्डिश। जी मैं याद दिला दूं, पंजाब का नाम है जिन्होंने मोदी सरकार को घुटने पे टिकाया था। मैं इस देश में ऐसे बहुत सारे सर हैं जो इंसाफ के लिए टकराने को तैयार हैं। उस सरों की कमी नहीं है। आप ही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, इतना आसान नहीं है, इतना ताकतवर इनको मत समझो। अगर सही में ताकत होती तो उसको चुनावी धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोकप्रिय होते और जीत जाते। ये तो 19 में भी चुनावी धांधली किए थे, आप 24 की बात क्या कर रहे हैं? 2019 के चुनाव में भी इन लोगों ने मोटा मोटी 150-200 सीटों पर धांधली की थी, उसमें भी हुई थी। वो फैक्ट भी निकलेगा। वो होता है तो ना, बिल्कुल किलेदार मरने के बाद ही उसके कंकाल निकलते हैं खोद कर नीचे से। तो मरने तो दो किलेदार को, जाने तो ये सरकार को, तब इसके कुकर्मों की सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आएगा। अभी लोग जानते ही क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं जानते।
आप एक चुनावी धांधली की बात कर रहे हैं, ये किस स्तर पर धांधली नहीं की है? इस बात चेतावनी राहुल गांधी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने समय को दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो लगातार असमाधान करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज किया इन्होंने। तो आपकी सरकार आएगी कैसे? जी, ये आपकी सरकार सदन में खड़े होकर भाषण देने से तो आएगी नहीं। आपकी सरकार को लाने के लिए आपको उस तरह के बिल को टेबल करना पड़ेगा जिसमें क्या है कि पूरा संसद ही दो फाड़े हो जाए और आप मेजोरिटी में आ जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको जातीय जनगणना पर बिल लानी चाहिए। वही एक मुद्दा है जिसमें से आप सत्ता में आ सकते हैं, दूसरा कोई बिल नहीं। सुब्रत जी, एक चीज और बताएंगे आपको कि शायद इस तरह से जो लगातार चुनाव धांधली रहा है, इस पर इन लोगों को मालूम हुआ है, बीजेपी को भी मालूम है और कांग्रेस, इस यही वजह है कि नैतिक रूप से भाजपा सरकार में बनाने के बावजूद वो अपने आप को पराजित महसूस कर रही है, नैतिक रूप से हीन हो गई है और कांग्रेस आक्रामक हुआ है। नहीं, नैतिक फैतिक कुछ नहीं होता। क्रिमिनल लोगों के पास कोई नैतिकता नहीं होती। ये सब बात हम लोग राजनीति में जब शुचिता का जिक्र करते हैं तो उसके साथ नैतिकता का जिक्र करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूसरी जगह पर है। राहुल गांधी, लेट मी फिनिश। राहुल गांधी आर लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन होने का मतलब समझते हैं? सीबीआई डायरेक्टर के चुनाव में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के साथ। तीन ही आदमी एक टेबल पर बैठेंगे और एक आदमी के सिग्नेचर के बिना ये हो नहीं सकता। तो मोदी राहुल पर निर्भर हो गए। सेम थिंग, वो पीएससी के चेयरमैन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बगैर, उसके क्लियरेंस के बगैर सीएजी की रिपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीएजी को बोल सकती है कि आप इस मामले में ऑडिट करके रिपोर्ट मेरे को दीजिए, उसकी जांच हम करेंगे। तो मतलब यह है कहने का कि मोदी सरकार ही राहुल गांधी पर डिपेंड करती है। तो कहां ये लड़ेंगे? संविधान को ये बदल नहीं सकते, इनके पास संख्या नहीं है। अब जो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है, आप ऑर्डिनेंस तो नहीं ला सकते ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन पीएससी का चेयरमैन नहीं होगा। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है जिसको आप ऑर्डिनेंस के थ्रू से नहीं बदल सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? ये नैतिक फैतिक की बात नहीं है, ये क्रिमिनल लोगों का गिरोह डर गया है, ये भाग रहे हैं संसद से, डर से भाग रहे हैं। नैतिकता फैतिकता इनको छूती भी नहीं है, ये विशुद्ध क्रिमिनल है, इनको क्या नैतिकता छूएगी? नैतिकता की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये है ही नहीं। रेल दुर्घटना में हजारों मर जाते हैं, रेल मंत्री का यही नहीं आता, इस्तीफा नहीं आता, जिम्मेदारी नहीं लेते। लाखों छात्र नीट की परीक्षा में अफेक्टेड हो गए, प्रभावित हो गए बेईमानी धांधलीबाजी से। शिक्षा मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देता, जिम्मेदारी नहीं लेता, निर्लजता से अपना डिफेंड करता है। नैतिकता और भाजपा दो अलग अलग ग्रह के शब्द हैं। ये गुजराती की क्रिमिनल गिरोह की सरकार है। बिल्कुल, ये तो मैंने स्पष्ट हो गया है कि सुब्रत जी की सरकार की है और ये चुनाव जबरन या बेईमानी से जीता, ये बात स्पष्ट हो गई है। और ये बहस जो स्टडी फॉर डेमोक्रेसी ने किया है, ऐसा नहीं कि कोई पहली पेपर है, बहुत सारे लोगों ने इस पर दिया है और ये बहस में भी आया है। और ये बहस जो है देश के अंदर लगातार चल रहा है कि ये सरकार जो बनी हुई है मोदी की, ये असंवैधानिक सरकार है, ये कब तक टिकती है और कैसे टिकती है, ये तो सारा लोग देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे भारत के देशों में जहाँ विविधताएं बहुत सारी बनी हुई है, विभिन्न राष्ट्रीयता की पर देश है, जहाँ पर आप इसको दबा, आप कुछ लोगों को डरा करके भड़का करके जेल में डाल करके लोगों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सर हैं जो कटाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं।
इसीलिए ये बहसें जो निकली है, बहस दूर तक चलेगी और लंबी चलेगी और नैतिक रूप से तो भ्रष्ट भाजपा है ही, लेकिन उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये सरकार जनता यहाँ से उठाकर फेंक देगी, दिख रही है। बहरहाल सुब्रतो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया चीज़ों के बारे में, तो आप लगातार अभी उठाते जा रहे थे और इसकी परिणति भी और आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है, आगे क्या चलता रहता है। इसके साथ ही विद्यालय के दर्शकों नमस्कार, नमस्कार आपको। अच्छा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रहिए लगातार समर भूमि। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।